आईआईटी मद्रास की तालिबा फातिमा लतीफ़ की मुबैना खुदकुशी मामले में फातिमा के वालिद ने चेन्नई में आज वज़ीर आला के पलानीस्वामी के अलावा पुलिस के आला ऑफिसर से मुलाकात की और इस मुलाकात में फातिमा के वालिद ने शफ़ाफ जांच का मुतालबा किया है। दूसरी तरफ इस मामले में तलबा तंजीमों ने फातिमा के लिए इंसाफ की मुहिम छेड़ दी है। हिंदुस्तान के बेहतरीन तालीमी इदारों में से एक आईआईटी मद्रास की तालिबा फातिमा लतीफ़ की मुबैना खुदकुशी ने मुल्क में पसमानदा तबकात और मुसलमानों के साथ मजहबी और समाजी बुनियादों पर आला तालीमी इदारों में भी इम्तियाजी सलूक के मसले को एक बार फिर उजागर कर दिया है। केरल से ताल्लुक रखने वाली आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम में नेशनल लेवल टॉपर और आईआईटी मद्रास में एमए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट फातिमा लतीफ़ के मुबैना तौर पर अपने हॉस्टल के कमरे में खुदकुशी मामले की जांच का मुतालबा अब जोर पकड़ता जा रहा है। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, कांग्रेस की यूथ विंग और चेन्नई की अपोजिशन जमात डीएमके की जानिब से मामले में शफाफ जांच का मुतालबा किया जा रहा है। फातिमा काफी ज़हीन और अपने क्लास की टॉपर थी। पुलिस ने मुबैना खुदकुशी को गैर फितरी मौत करार देकर मामला दर्ज किया है, लेकिन फातिमा के वालिद अब्दुल लतीफ का कहना है फातिमा के मोबाइल फोन में जो तहरीर मिली है उसमें उनकी बेटी ने अपनी मौत के लिए एक प्रोफेसर को जिम्मेदार करार दिया है। उनकी बेटी ने मज़कूरा प्रोफेसर की तरफ से परेशान किए जाने के मुतालिक पहले भी शिकायत की थी। फातिमा ने मोबाइल फोन में लिखा है, मेरा नाम और मेरी शनाख्त मेरे लिए मसला बन गया है। अब्दुल लतीफ ने इस मामले में वज़ीर आज़म मोदी को भी अर्जी भेजी है और इंसाफ दिलाने की अपील की है। उन्होंने फातिमा के फोन में लिखे एक नोट का जिक्र करते हुए एक टीचर का नाम भी लिया है। इस मामले में फातिमा के अहले खाना ने केरल के वज़ीर आला पिनरई विजयन से इंसाफ की फरियाद की है। फातिमा लतीफ की खुदकुशी के वाक़े से सिर्फ 5 माह कबल मुंबई के मशहूर नायर अस्पताल में भील कबीले से ताल्लुक रखने वाली पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल की तालिबा डॉक्टर पायल ताड़वी अपने हॉस्टल में मुर्दा पाई गई थी, जबकि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी के तालिब इल्म रोहित वेमुला ने जनवरी 2016 में इदारा जाती इम्तियाजी सलूक का शिकार होकर मौत को गले लगा लिया था। जेएनयू के तालिब इल्म नजीब अहमद की गुमशुदगी का मामला भी इसी से मिलता जुलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मरकजी वजारत अक़लियती उमूर में मुमलिकती वज़ीर किरण रिजिजू के मुताबिक वजारत में कई अच्छे काम हो रहे हैं, इसीलिए वो मस्जिदों में ख़वातीन के दाखिले जैसे मुतनाज़ मामलों में मदाखलत नहीं करना चाहते। सर, मैं जहाँ तक आप माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं, सर मुस्लिम महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश को लेकर के क्या आपको लगता है कि इसको लेकर के भी कानून बनना चाहिए, उन्हें भी अधिकार मिलना चाहिए? नहीं, वो देखिए माइनॉरिटी अफेयर्स में बहुत और भी काम हो रहे हैं। अभी हम कोई विवादित बात पे नहीं जाना चाहता हूँ। दिल्ली के इंडिया गेट मस्जिद के इमाम असद फलाही के मुताबिक शरीयत में मर्द व ख़वातीन के साथ इंसाफ किया गया है और जहाँ तक ख़वातीन के मसाजिद में दाखिले को लेकर तनाज़ा खड़ा किया जा रहा है वो इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडे का एक हिस्सा ही है, क्योंकि इस्लाम में ख़वातीन को मसाजिद में आने से मना नहीं किया गया है। शरीयत का रुख बता दिया ना, औरत को भी वही इजाज़त है, वही आज़ादी है, वही इरादा और अख्तियार दिया है जो मर्द को दिया है। मर्द और औरत में शरीयत ने और इस्लाम ने किसी तरह की कोई तफरीक नहीं की है। फिर आमतौर से औरतें आती क्यों नहीं? ये तो हमारे यहाँ प्रमोशन नहीं किया जा रहा ना, हम लोगों को इतना उसके ऊपर तबलीग इस बात की नहीं कर रहे कि अब आप जुमे के दिन अपने घर से औरतों को लेकर आइए, मसाजिद में नमाज़ पढ़ें, ईदैन के मौके पर नमाज़ पढ़ें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के मौके पर, अगर आप फिर बात करेंगे इतनी लंबी बाइट होती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक वाक़या बयान कर दूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने पूछा, औरत ने, ख़ातीन ने, कि एक औरत का मेंस्ट्रुएशन पीरियड चल रहा है तो क्या वो ईदैन की नमाज के लिए जा सकती है? अल्लाह के रसूल ने कहा बिल्कुल जा सकती है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ेगी, खुतबा सुनेगी, दुआ मांग सकती है और हमारे साथ शरीक हो सकती है। तो ये है इस्लाम ने कि मतलब देखिए मेंस्ट्रुएशन पीरियड के अंदर भी इजाज़त दिया है कि वो साथ में आ सकती है, सब कुछ कर सकती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, इस्लाम की नेगेटिव पिक्चर पेंट करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक ये जो लोग कह रहे हैं कि मस्जिदों में औरतों के एंट्री की बात कर रहे हैं, जो पहले वो ये तो प्रूफ करें कि किस मस्जिद के अंदर रोका गया है किसी औरत को जाने से, किसी महिला को जाने से। अभी तक ऐसा कोई एविडेंस, कोई ऐसा आज तक कोई एक ऐसी मिसाल, कोई एक ऐसा इंसिडेंट मिला नहीं जहां कोई औरत आके ये कहे कि मैं उस मस्जिद में गई थी और मुझे रोका गया। अभी एंजेला मर्केल आई थी, जर्मनी की चांसलर, वो जामा मस्जिद गई,
पूरे घूम कर आई, सही से देख कर आई। अयोध्या के तारीखी मुकदमे का फैसला आने के बाद माहौल में कुछ सुकून और ठहराव महसूस किया जा रहा था, लेकिन अब नजरसानी की अर्जी दाखिल करने के मामले में गहमा गहमी फिर शुरू हो गई है। ज़फ़रयाब जिलानी के मुताबिक मुकदमे की पैरवी कर रहे वकला और पर्सनल लॉ बोर्ड मानते हैं कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है, ज्यादती हुई है। जिलानी साहब, आपने वाज़ेह तौर पर यह बयान दिया है कि रिव्यू के लिए आप एक बार फिर अदालत उज़्मा का रुख करेंगे। बड़े पैमाने पर इस फैसले का इस्तकबाल किया है तमाम तबक़ात के, तमाम मज़ाहिब के लोगों ने। क्या सोचते हैं आप, किस सबब के तहत रिव्यू का मुतालबा करना चाहते हैं आप? देखिए, हमने जो जजमेंट चीफ जस्टिस ने प्रोनाउंस किया है वो सुना, और हमारे सभी वकीलों ने, सीनियर वकील धवन साहब भी मौजूद थे और जितने और वकील हमारे थे सब मौजूद थे कोर्ट में। उन सब की राय ये थी कि जजमेंट में हमारी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है, हम उससे मुतमईन नहीं हैं। और सबसे बड़ी जो ज़्यादती हमें नज़र आई उसमें ये कि कोर्ट ने ये मानने के बाद कि कम से कम 1857 से और 1949 तक वहाँ नमाज होती रही है, मस्जिद के साथ ज़्यादती हुई है, मस्जिद को गिराया गया, गलत गिराया गया, मस्जिद में मूर्तियाँ रखी गई, गलत रखी गई। उसके बाद ये कह दिया कि हमको अलग से ज़मीन दी जाए, वो ज़मीन हमारी मंदिर को दे दी। ये हम समझते हैं हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, और इसको दोबारा हमें कोर्ट में कहना चाहिए कि ये क्या बात है कि हम तो, आप मान रहे हो कि इतने दिन से कम 90 साल तो आप मान रहे हो, और 12 साल तो में कब्ज़ा मुखालफाना हो जाता है। तो ये कुछ सवालात हैं जो उनके जजमेंट से ही निकलते हैं। तो इस पर हमने वहाँ अपने वकीलों के सबको वही मशवरा कर लिया था कोर्ट में ही, और सबकी राय थी कि हाँ ये चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजाहत होना चाहिए और कोर्ट में रिव्यू के ज़रिए ही हो सकती है। तो कोर्ट में निकल के अभी हमने ये बात कही थी, धवन साहब भी थे हमारे साथ, और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहाँ पर्सनल लॉ बोर्ड के और दीगर जमातों के नुमाइंदे भी थे। ख़ास तौर से हमारे सेक्रेटरी फजल रहीम साहब थे, कासिम हुसैन इलियास साहब थे, कमाल फारूकी साहब थे, और अमीर जमात इस्लामी जो आजकल हैं वो थे, और सब वकला थे। वहाँ भी हमने ये बात की, लेकिन ये बात हमने कह दी थी, वजाहत कर दी थी वहाँ कि भाई चूँकि पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी पैरवी कर रहा है और बोर्ड की मीटिंग होना है आमला की, आमला इसमें आखिरी फैसला लेगी, तो वो आमला की मीटिंग बुला ली गई है। हम बाबरी मस्जिद राम मंदिर केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बेशतर मुस्लिम फरीक इत्मीनान का इजहार कर चुके हैं, और ऐसे में ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि 17 नवंबर को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में जमीयतुल उलमा हिंद फैसले को लेकर नजरसानी की अर्ज़दार दाखिल करने को लेकर अपनी रजामंदी जाहिर करने जा रही है। राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, लेकिन क्या मुस्लिम पक्षकार इस मामले में रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे? कल जमीयत उलमा हिंद की पूरे दिन बैठक चली, शाम तक ये साफ हो जाना था, और मौलाना अरशद बद्दी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि वो शाम को बताएंगे कि क्या हम लीगल पिटीशन के लिए दोबारा से नजरसानी दरख्वास्त के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन शाम तक मीटिंग चली, लेकिन कुछ भी सामने निकलकर सामने नहीं आ पाया। कल पूरे दिन मीटिंग हुई है और वकील जो हैं वो सारे बैठे हैं। कल राजीव धवन से भी इस मामले में मुलाकात हुई। हालांकि राजीव धवन ने पहले ये कहा था कि लीगल पिटीशन को लेकर के, रिव्यू पिटीशन को लेकर के जमीयत के लोगों को तय करना है, क्या वाकई वो इस मामले में रिव्यू पिटीशन दाखिल करना चाहते हैं। तो वकीलों से कल बातचीत होती रही और पूरे दिन ये मीटिंग चली। अंदर की खबर ये है कल इस मामले में पूरे तौर पर फैसला हो गया है, लेकिन जमीयत उलमा के जो वकील हैं वो इस मामले को फौरी तौर पर पब्लिक करना नहीं चाहते हैं। 17 नवंबर को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग होगी, वहां पर जमीयत की तरफ से ये कहा जाएगा कि वो रिव्यू पिटीशन के हक में हैं। इस तरह की बात अंदर से खबर हमें मिली है, इस तरह की बात सामने आई है। लेकिन आखिरी फैसला जो होगा वो 17 नवंबर को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में होगा, क्योंकि जमीयत नहीं चाहती कि वो अपनी तरफ से कोई फैसला करे। कैमरामैन विपिन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली में आलमी तिजारती मेले में मरकजी वजारत अक़लियती उमूर की जानिब से हुनर हाट का भी इनेकाद किया गया है। प्रगति मैदान के हॉल नंबर 7 में मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने हुनर हाट का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में मरकजी वजारत अक़लियती उमूर के मुमलिकती वज़ीर किरण रिजिजू भी मौजूद रहे। आलमी तिजारती मेला 27 नवंबर तक चलेगा। प्रगति मैदान के हॉल नंबर 7C में इस बार भी हुनर हाट का इनेकाद किया गया है।
मरकजी वज़ारत अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने हुनर हाट का इफ्तिताह किया। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हुनर हाट से लोगों को फायदा हो रहा है। हुनर हाट जो है वो दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों के स्वदेशी सामग्री और स्वदेशी हस्त निर्मित स्वदेशी सामानों की हौसला अफजाई का हब है। और लगातार जिस तरह से पिछले 3-4 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है वो देश भर के जो दस्तकार हैं, शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, उनके स्वदेशी सामानों को प्रोत्साहन भी दे रही है, उनको मौका और मार्केट भी मिल रहा है। और ये हुनर हाट एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफार्म देश भर के दस्तकारों, शिल्पकारों और कारीगरों के लिए साबित हुआ है। हुनर हाट में इस बार 22 रियासतों के हुनरमंदों और दस्तकारों की नुमाइंदगी है। 5 नए प्रोडक्ट इस बार हुनर हाट में आए हैं। यहाँ पर खुर्जा क्रॉकरी से लेकर कश्मीरी शॉल पश्मीना, राजस्थान, असम और आंध्र प्रदेश की कलमकारी चादरें, दिल्ली की आर्टिफिशियल ज्वेलरी और नागालैंड की नेचुरल सजावटी चीजें मौजूद हैं। तो वहीं ओडिशा और आसाम के हुनरमंद अपने नित नए प्रोडक्ट लेकर पहुंचे हैं। अभी तो हमने लोकल इंडियन एथनिक प्रोडक्ट्स खरीदे हैं और उसकी बहुत सारी वैरायटी है। मैं वैसे तो नॉर्मली खरीदती रहती हूँ, पर यहाँ पे ऐसी नई नई चीज़ें आज देखने को मिल रही हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा कि जितना पैसा लाए हैं वो ख़त्म ही ना हो जाए। यहाँ पर सब अच्छा है, हम हर साल ही आते हैं। अभी हम पीछे से आए हैं हॉल नंबर 11 से, वहाँ से सैफरॉन वगैरह, ड्राई फ्रूट वगैरह लेकर आए हैं। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा है। तो हम तो जब भी आते हैं ड्राई फ्रूट वगैरह जरूर लेके जाते हैं। हुनर हाट में आपने देखा होगा यहाँ काफ़ी सारा लोग हुनरमंदी लेके आए, क्या खास लग रहा है, क्या पसंद आ रहा है? कुछ नहीं, कश्मीर वाला तो बहुत ही अच्छा है। मैं तो यहाँ कश्मीर की जैकेट लेने ही आया था। स्पेशल कश्मीर की जैकेट लेने आता हूँ मैं हर साल। मरकजी वज़ारत अक़लियती उमूर के हुनर हाट स्कीम के तहत हुनरमंद लोगों को मुफ्त स्टॉल के साथ साथ TADA यानी आने जाने का खर्च भी दिया जाता है, जिसकी वजह से हुनर हाट दुकानदारों के लिए सिर्फ फायदे का ही सौदा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। और दिल्ली के प्रगति मैदान में जानी हुनर हाट में क्या कुछ खास है, इसका जायजा लिया हमारे साथी खुर्रम शहजाद ने। दिल्ली में आलमी तिजारती मेले की शुरुआत कल से हो गई है। बहुत सारे क्राफ्ट यहाँ पर आए हैं और अलग अलग तरह के हुनरमंद यहाँ पर अपनी कारीगरी लेकर आए हैं। ख़ास बात यह है कि यहाँ पर आपको न सिर्फ कश्मीर की कारीगरी देखने को मिलेगी, आप देख सकते हैं ये कश्मीर का वो क्राफ्ट है जो यहाँ पर देखने को मिलेगा। यह इसमें पश्मीना शॉल हैं और दूसरे जो गर्म कपड़े होते हैं कश्मीर के ख़ास तौर से वो जाने जाते हैं। तो ये सारा क्राफ्ट यहाँ पर मौजूद है। इसको यहाँ पर एक दुकानदार लेकर आए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ खास है उनके पास। आप हमें बताइए क्या क्या खास आप लोग चीज़ें लेके आए हैं? हम कश्मीर से ये लाए हाथ का काम वाला जो हम हाथ से खुद बनाते हैं। हमें मौका मिला आज हुनर हाट में, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है कि हम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारी यही कोशिश है इंशाल्लाह हम लोगों को अच्छे से अच्छे एवरीथिंग हमारे पास हाथ का काम है, स्टॉल है, शॉल है, सूट्स हैं एंड फेरन्स हैं, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। का जो क्राफ्ट है, जो कपड़े हैं, पश्मीना शॉल है, वो आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको गुजरात का हुनर देखने को मिलेगा, दिल्ली का पेस्टल पेंटिंग आपको देखने को मिलेगा, यानी जिससे हम अपने घर को सजा सकते हैं। इसी तरीके से आपको हमें दिखाना चाहूँगा कि ये उत्तर प्रदेश के खुर्जा का एक वो क्राफ्ट है जिसके लिए वो मशहूर है। क्या कहेंगे, क्या क्या चीज़ है खास और ये क्या चीज़ है? ये एरोमा डिफ्यूज़र है सर। ये माइंड को फ्रेश करने के लिए, रूम में रखने के लिए, ऑफिस में रखने के लिए होता है। ये 350 से स्टार्ट है। तो ये 350 से स्टार्ट है। आपको हम आलमी तिजारती मेले की वो तमाम चीज़ें दिखा रहे हैं जो वज़ारत अक़लियती उमूर के ज़रिए हुनर हाट में यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जूट का सामान है और इसी के साथ साथ यहाँ पर ये जूट के सामान के आप इस चीज़ें देख सकते हैं कि ये यहाँ पर मौजूद है। और इसके अलावा यहाँ पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी आपको देखने को मिलेगी। हैंड बैग प्रिंट की जो चादरें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यानी कि पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग तरह से जो लोग अपनी चीज़ें बनाते हैं वो यहाँ पर लेकर आए हैं। लेकिन आपको एक ख़ास चीज़ दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर असम से यहाँ पर एक क्राफ्ट लेकर आए हैं। क्या चीज़ें हैं ख़ास, किस तरह से ये चटाई बनाई जाती है और क्या कहते हैं इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या चीज़ें हैं आपके पास और कितनी कितनी कॉस्ट की हैं? सर हमारे पास गोल्डन ग्रास होता है, घास के बने हुए चटाई, टेबल मैट्स, कर्टन्स, कोस्टास, ये सब होते हैं सर। और कॉस्ट भी अराउंड मिनिमम स्टार्टिंग रेंज 1050 मैक्सिमम है और स्टार्टिंग 100 रुपीज़ तक। ये वो छाता है, बिल्कुल ये कपड़े से बना हुआ है। और देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग आए हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। देखिए ये सजावट का सामान है, हैंड बैग है।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे ये बताइए कि क्या ख़ास चीज़ें आपके पास हैं और कैसे इनको इस्तेमाल किया जाता है? ये जो है लाइटिन है, बालकोनी में मारी जाता है, कोई पार्टी फार्टी में ये मारी जाता है, और बेड कवर है, पिलो कवर है, जिससे अच्छा वैनिटी है। उसके बाद अप्लिक जो होता है, चांदुआ होता है, न्यू चांदुआ जो होता है वो हम बनाते हैं। तो ये सारा क्राफ्ट आपको हुनर हाट में देखने को मिलेगा। 14 नवंबर से इसकी शुरुआत हुई है, 27 नवंबर तक ये हुनर हाट और ये मेला यहाँ पर चलने वाला है। अगर आपको मौका मिले और आपकी दिलचस्पी हो तो आप यहाँ ज़रूर आइए और हुनरमंदों की हुनरमंदी देखकर आप ज़रूर हैरान होंगे और आपको लगेगा वाकई हमारा भारत सबसे महान है। खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। आज की एक और ख़ास खबर, भोपाल गैस मुतासरीन के मसीहा अब्दुल जब्बार को नम आंखों से सुपुर्द खाक कर दिया गया। अब्दुल जब्बार की नमाज जनाजा में काबीनी उज़रा के साथ साथ बड़ी तादाद में आम लोगों ने शिरकत की और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। अब्दुल जब्बार की लंबी बीमारी और हुकूमत की अदम तवज्जुही से नाराज़ गैस मुतासरीन ने मसीहा के मिशन को भी जारी रखने का ऐलान किया। हमारी खास रिपोर्ट। भोपाल गैस सानहे के मुतासरीन के हक की आवाज बुलंद करने वाले अब्दुल जब्बार का इंतकाल हो गया। अब्दुल जब्बार ने गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन के नाम से तंजीम कायम की और गैस मुतासरीन के हुकूक के लिए सड़क से संसद और सुप्रीम कोर्ट तक आवाज बुलंद की। जब मरकजी और रियासती हुकूमतों ने गैस मुतासरीन के इलाज और मुआवजे से चश्मपोशी की तो अब्दुल जब्बार ही इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए और उनकी ही कोशिशों से गैस मुतासरीन को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से मुआवजा मिल सका था। लेकिन जब यह मसीहा बीमार हुआ तो भोपाल के आम लोगों के साथ हुकूमतों ने भी अपना मुंह मोड़ लिया। जो ख्वाहिश थी हर ख्वाहिश को पूरी करेंगे। आप लोगों ने भी जो उनके लिए किया बहुत अच्छा किया। आगे भी हम यही उम्मीद रखते हैं कि आप अच्छा न्यूज़ बनाएंगे, देंगे और इस सरकार को जगाने का काम करेंगे जो गैस पीड़ित टिलिल टिलिल करके मर रहे हैं। चाहते तो तुम कहीं से भी किसी भी डॉक्टर को बुला सकते थे और उनका इलाज करवा सकते थे। अगर तुम लोग मसीहा समझते तो तुमने मसीहा नहीं समझा, तुमने ये समझा ये कांटा है, इस कांटे को निकाल दो, फिर तो हमारी मनमानी है। वही करा उन लोगों ने, करा गया तो उनकी वहाँ भी स्थिति सही नहीं थी। जब दिग्विजय सिंह आए और भी काफ़ी नेता आए, उन्होंने कहा कि भाई हम बॉम्बे भेज देते हैं या दिल्ली भेज देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, यदि दिल्ली और बॉम्बे भेजना ही था तो उनके लिए कहीं से भी डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ भी बुलवा सकते थे। ऐसा कुछ नहीं है। आज 3 महीने से जब व्यक्ति भर्ती है, यदि उनकी इच्छा शक्ति होती इनको, हाँ भाई हमको करना है, आज सारे नेता सभी लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता। अब्दुल जब्बार को शुगर थी, उनके पैर में जख्म हुआ और ये जख्म इतना बढ़ा कि उन्हें गैंग्रीन की शिकायत हुई और डॉक्टर ने उनके पैर काटने तक की बात कर दी। सीएम कमलनाथ समेत कुछ लीडरों ने उनसे अस्पताल में जाकर मुलाकात की और उन्हें हर मुमकिन मदद का यकीन भी दिलाया। लेकिन यह कदम इतनी ताखीर से उठाया गया कि अब्दुल जब्बार ने दारे फानी से ही मुंह मोड़ लिया। अब्दुल जब्बार की तदफीन में कांग्रेस और बीजेपी के लीडरों ने शिरकत की। आज हमारे बीच में चला गया और उसके जो आवाज़ थी उस आवाज़ को पूरा करने के लिए और हम सब की जिम्मेदारी कि उनकी आवाज़ को पूरा करें और उनके जो गैस पीड़ितों के लिए किए गए काम है उनको आगे बढ़ाएं। पीड़ितों की लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, केंद्र सरकार हो, मध्य प्रदेश सरकार हो, सब जगह लड़ाई लड़के उनको मुआवजे भी दिलवाए, उनके रोजगार के लिए भी काम किया। मैं समझता हूँ कि उनकी कमी हमेशा अखरेगी। कि इतने दिन तक कमला नेहरू में रहे तो कमी क्या रही, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी का जो बयान आया है उस पर देखकर ऐसा लगता है वो मिलने गए थे, कल उन्होंने बताया कि कुछ अस्पतालों की कमी थी। तो मैं उस बात को बिल्कुल कायल हूँ कि भोपाल के सरकारी अस्पतालों का जो ढर रहा है वो ठीक होना चाहिए। इसका हमें बहुत अफसोस है और मालिक से दुआ करते हैं कि उन्हें जन्नत दे और उनके परिजनों को ये दुख सहने की हिम्मत दे। कांग्रेस के बाज लीडर अब्दुल जब्बार के इलाज में हुई लापरवाही के मामले में जांच का मुतालबा करके अपनी ही हुकूमत को घेरने का काम कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। मुल्क की तामीर और तरक्की में मुसलमानों ने बेहद अहम रोल अदा किया है, लेकिन मौजूदा दौर में चंद ताकतें मुसलमानों के कारनामों, उनकी कुर्बानियों को नज़रअंदाज कर रही हैं।
बेंगलुरु में उलमा और मुशाइकीन की कॉन्फ्रेंस में इन तमाम ख्यालात का इजहार किया गया। मुसलमानों के सुलगते हुए मसाइल, हुकूमतों की पॉलिसियाँ, नफरत और फिरका परस्ती का मुकाबला, इन तमाम उमूर पर गौर ख़ौज़ करने के लिए बेंगलुरु में फोरम फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स के तहत एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। कॉन्फ्रेंस का पहला इजलास साबिक़ मरकज़ी वज़ीर के रहमान खान और दूसरा इजलास साबिक़ मरकज़ी वज़ीर CM इब्राहिम की सदारत में हुआ। राज्यसभा के रुकन डॉक्टर नासिर हुसैन की सरपरस्ती में ये अहम कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। NRC, कौमी तालीमी पॉलिसी, जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक का मसला, अयोध्या का फैसला, हजरत टीपू सुल्तान पर जारी सियासत, इस तरह कई मसाइल पर खुलकर बहस हुई। इजलास के जरिए ये पैगाम दिया गया कि मस्जिद और दरगाहों को मरकज बनाकर मुसलमानों को बेदार किया जाए। जो लोग मस्जिद, उलेमा इकराम, मशाइखीन, इन लोगों सेंटर्स बना के ये इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करते हुए हम लोग जितना ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं उतना ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और सही इस्लाम का जो है मैसेज बार बार जो है समाज में देते रहना। इजलास में इस बात पर जोर दिया गया कि तालीम, सियासत, मईशत में मुसलमानों को अपना खोया हुआ मकाम हासिल करना होगा। मुल्क के सेक्युलर शिराजा को टूटने से बचाना होगा। इस्लाम के सही पैगाम को आम करना होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो बहुत बड़ा आज के दिन मुद्दा है। नेशनलाइजेशन एंड स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ एजुकेशन करके जो आ रहा है, मदरसों को टारगेट किया गया है जहाँ पे एक होमोजेनियस कल्चर एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है और उन तमाम चीज़ों को खोजना है जिससे जो हम लोग हमारा दूसरे कम्युनिटी के जो भाई बंधु हैं उन लोगों को हम अपने करीब जो ला सकते हैं और हमारी जो डाइवर्सिटी है उसको हम लोग को बार बार सेलिब्रेट करना है। उलमा और मशाइखीन की इस कॉन्फ्रेंस में तवील गुफ्तगू के बाद कई अहम करारदादें मंजूर की गईं और एलामिया जारी किया गया। अयोध्या मामले में कॉन्फ्रेंस ने उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मुतालबा किया कि वो बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए मरकजी और रियासती हुकूमत से दी जाने वाली 5 एकड़ अराजी को लेने से इनकार करें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। बेंगलुरु के कुद्दूस साहब ईदगाह में मदरसा सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत 3 रोज़ा रूबरू प्रोग्राम शुरू हो चुका है। कर्नाटक और दीगर रियासतों के वालिदैन अपने बच्चों के साथ बड़ी तादाद में यहाँ पहुँच भी रहे हैं। इस प्रोग्राम में लड़के और लड़की की तालीमी लियाकत, मुलाजमत और तिजारती पेशे के लिहाज से अलग अलग काउंटर्स बनाए गए हैं। साथ ही तलाकशुदा और दूसरी शादियों के लिए भी अलग काउंटर बनाया गया है। लड़का और लड़की का इंतखाब होने के बाद वालिदैन इसी मुकाम पर आपस में बातचीत करके रिश्ता भी तय कर सकते हैं और ये तमाम खिदमत मुफ्त अंजाम दी जा रही है। यहाँ आने के बाद आप जब शॉर्टलिस्ट करेंगे, जो भी अपना करीबी रिश्ता जो सेट होता है या आपके ख्यालात से जमता है, वो होने के बाद आप डिस्कशन करें काउंसलिंग रूम में। उसके बाद लड़का भी इधर आता है, लड़की भी आती है, जो उनके घर वाले देख के इधर है ना रिश्ता तय करते हैं। ये रूबरू जो प्रोग्राम है ये ख़ानदानों को बनाता है और जितने रिश्ते यहाँ से जुड़ेंगे इंशाअल्लाह क़यामत तक बानियाने जलसा के लिए दुआ करते रहेंगे। कई बार क्या होता है, जो ब्रोकर्स होते हैं, जो मदावत हजरात होते हैं, एक मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स करते हैं। लड़के के बारे में कुछ रहता है, कुछ और जाके बताते हैं। इट इज़ अ ग्रेट सर्विस, वी शुड रिपीट दिस काइंड ऑफ अ थिंग। माय कॉम्प्लीमेंट्स टू द ऑर्गेनाइजर्स। रांची की डोरंडा वाक़े हज़रत कुतुबुद्दीन शाह रिसालदार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर 5 रोज़ा सालाना उर्स का इनेकाद किया गया है। 212वें उर्स के आगाज़ के साथ ही मुख्तलिफ इलाक़ों से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी यहाँ शुरू हो गया है। उर्स के चौथे दिन रियासत की गवर्नर द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आला रघुवर दास के ज़रिए चादरपोशी की जाएगी। चौथे और 5वें दिन मारूफ कव्वालों के ज़रिए मुकाबले का भी ख़ास एहतमाम किया गया है। हमारे झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी 17 तारीख को 9 बजे आएंगे, चादर पोशी करेंगे और फिर हम लोग कव्वाली मंच पे बैठेंगे और हमारे महामहिम राज्यपाल द्रौपदी जी भी आएंगी और इंशाअल्लाह इतवार के उसी रोज़ जो है वो उद्घाटन करेंगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।